आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 पर, जो आजकल हर जगह न्यूज में है। ये टॉपिक सिर्फ एक लीगल या रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी गहरे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वक्फ क्या है, इसका इतिहास और ये अमेंडमेंट बिल क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। वक्फ एक इस्लामिक इंडोमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट किया जाता है। इस कंसेप्ट की शुरुआत इस्लामिक सिविलाइजेशन के अर्ली पीरियड में हुई थी। वक्फ का मतलब अराबिक में कन्फाइनमेंट या प्रोहिबिशन होता है, यानी ये प्रॉपर्टी सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल कामों के लिए ही यूज की जाती है और इसे बेचा या गिफ्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ के तहत डेडिकेट की गई प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है मस्जिद, मदरसा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कब्रिस्तान और हॉस्पिटल जैसे चैरिटेबल कामों के लिए। ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के रूप में होती है जिसे मैनेज करने का जिम्मा वक्फ बोर्ड का होता है। इंडिया में वक्फ का कंसेप्ट सदियों से है, लेकिन ब्रिटिश ईरा में इसके मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए 1923 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया। इसके बाद 1954 में इंडिपेंडेंट इंडिया ने वक्फ एक्ट को इनेक्ट किया, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सिस्टमैटिक मैनेजमेंट और रेगुलेशन पॉसिबल हुआ। वक्फ एक्ट 1954 ने वक्फ बोर्ड को फॉर्मली स्टैब्लिश किया, जो स्टेट लेवल पर इन प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट करते हैं। 1995 में एक कम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और इनके मैनेजमेंट के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई। 2013 के अमेंडमेंट एक्ट ने इन लॉज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। अगर हम वक्फ बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल के बारे में बात करें तो वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट और रेगुलेशन करती है। ये स्टेट के सुपरविजन में काम करती है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसके लिए एडवाइजरी सपोर्ट देती है। अब बात करते हैं वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 की। सबसे पहले मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। हर वक्त प्रॉपर्टी क्लेम को वेरीफाई करना मैंडेटरी होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। ये वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा। सेक्शन 9 और 14 में रिवीजन प्रपोज किए गए हैं जो वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन और ऑपरेशन में चेंजेस लाएंगे। इसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन का भी प्रोविज़न है जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। बोर्ड द्वारा क्लेम प्रॉपर्टीज़ की एक नया प्रोसेस से वेरिफिकेशन होगी जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में और मिसयूज़ प्रिवेंट करने में मदद करेगी। इसके अलावा इस एक्ट से पहले भी जितनी ज़मीनें ली जाती थी उसका ओरल डिक्लेरेशन होता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के आ जाने के बाद वक्फनामा इंट्रोड्यूस होगा जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जितनी भी डिक्लेरेशन होगी वो रिटन फॉर्म में हो। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कई सारी स्पेशल पावर दिए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा पावर ये भी है कि अगर किसी लैंड पे डिस्प्यूट होता है कि वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है या फिर वक्फ बोर्ड को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर रहेगी कि वो सर्वे करके ये डिसाइड कर सके। इसके पहले वक्फ बोर्ड के पास कई सारी स्पेशल पावर्स थी, जिसमें से एक पावर ये भी थी कि अगर बोर्ड किसी लैंड को ये कह देता है कि वो वक्फ को बिलोंग करती है तो उसको चैलेंज करने में बहुत मुश्किल आती थी और ये सामने वाले व्यक्ति की ही जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो प्रूफ करे कि वो पर्टिकुलर लैंड वक्फ बोर्ड को नहीं कि उस इंसान को बिलोंग करती है। इस अमेंडमेंट पे इस पर्टिकुलर पावर को भी चेंज करने की प्रोविजन शामिल है। इसके अलावा इससे पहले जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उसमें जो वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला होता था उसी को आखिरी फैसला माना जाता था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल में मेजोरिटी मुस्लिम्स ही होते थे, तो इस वजह से ऐसे भी एलिगेशंस लगते थे कि जितने भी फैसले आते थे वो बोर्ड के ही फेवर में आते थे। तो इस चीज़ को भी चेंज किया जा रहा है और इसके बाद जितनी भी ट्रिब्यूनल्स के फैसले रहेंगे उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे। इन पर भाषा में आपको समझाएं तो अगर किसी लैंड पीस पे ये डिस्प्यूट है कि वो बोर्ड को बिलोंग करती है किसी इंडिविजुअल को या किसी और को है और उसको ये लगता है कि वो लैंड बोर्ड को नहीं बल्कि उसको बिलोंग करती है, तो वो उस फैसले को हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। वक्फ बोर्ड पे इतनी सारी लिमिटेशन लगाने के पीछे कई सारे कारण भी है, जिसका एक एग्जाम्पल हमें तमिलनाडु के एक विलेज तिरुचिंतरई में दिखता है, जहाँ की वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम कर दिया था कि ये जो पूरा विलेज है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। अब ये फैसले ने कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, क्योंकि ये बात किसी एक दो की नहीं बल्कि उस विलेज में रह रहे सारे व्यक्तियों की लाइफ को अफेक्ट करती, उनके घर को तबाह कर सकती थी। अब अगर हम इस अमेंडमेंट बिल के कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इस बिल के इंट्रोडक्शन के साथ ही अपोजिशन पार्टी ने इसे ड्रैकोनियन और एंटी मुस्लिम करार दिया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश है जो एक कम्युनल एजेंडा को प्रमोट करता है। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये बिल सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है और इसमें किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया है ताकि इस पर और भी डिस्कशन और स्क्रूटनी हो सके।
अब ये मामला इसलिए सीरियस हो जाता है क्योंकि ये लैंड से जुड़ा हुआ है। हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो वक्फ बोर्ड ऐसा तीसरा बॉडी इंडिया में बन जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है। तो 1 और 2 पे रेलवे और डिफेंस है और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड ही आता है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं, जो कि 9 लाख एकड़ लैंड है। और अगर इसकी वैल्यू हम रुपीज में करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपीज इसकी वैल्यू आती है। और अगर हम बात करें कि इस अमेंडमेंट बिल पे कुछ मेजर एलिगेशंस की, तो वो ये है कि सरकार ने बोर्ड से और अपोजिशन से कोई डिस्कशन नहीं किया इस अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले। बोर्ड का ये भी कहना कि सरकार वक्फ लॉ में अमेंडमेंट करके बोर्ड की स्वतंत्रता छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड और इसका अमेंडमेंट बिल 2024 एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सोसाइटी पर है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको भारतीय दिव्यांश का वीडियो का ये नया फॉर्मेट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटी ख्वाहिशों से ही साकार होती है ऊंची उड़ान। देखिए इसरो देश की शान के स्पेशल एपिसोड्स ऑन भारतीय दिव्यांश।